शहाबुद्दीन की इतनी दहशत थी, वो सिवान से आते थे। सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, नॉर्थ बिहार में। वहाँ पे इतनी दहशत थी कि जैसे वो चुनाव लड़ते थे वहाँ पे, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ ले। कोई खड़ा ही नहीं होता था। खड़े होते थे तो या तो मारे जाते थे, उनके घर पे गोलियां चल जाती थी। उस पूरे शहर में दूसरी पार्टी वाले कोई अपना ऑफिस नहीं खोलता था। किसी के भी घर पे और किसी पार्टी का झंडा नहीं हो सकता है। और दुकान वाले शहाबुद्दीन की फोटो लगाते थे अपनी दुकानों में। ये तो नॉर्थ कोरिया बना लिया उन्होंने। तो ये बाकायदा नोटिस करते थे सारी चीज की ये लोग कर रहे हैं कि भाई हमारे पोस्टर लगाएं, ये कर रहे हैं। उससे कभी गए, और लोग भी ना अति उत्साह में करते हैं। जैसे क्या होता है ना, आप भी दिखाना चाहते हो कि भैया हम आपके बड़े फॉलोअर हैं। तो जैसे आप मेरी दुकान में अचानक से पहुंच गए, मैं दिखा दिया ना, भैया आपकी तो फोटो लगा रखी है हमने, तो भी खुश हो गए कि ये तो हमारे फॉलोअर हैं। और उस व्यक्ति ने इतने मर्डर्स किए, बहुत फेमस कुछ कुछ उसमें मर्डर्स हुए। यहीं से जेएनयू से पढ़ के गए थे एक स्टूडेंट लीडर, चंद्रशेखर, चंदू उनको प्यार से बोलते थे। और वो सिवान जाके उन्होंने कहा कि वहाँ की राजनीति को मैं साफ करूँगा। और उन्होंने यहाँ करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाया, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई। और उस व्यक्ति को एक दिन जब वो नुक्कड़ नाटक कर रहे थे उसी सिवान में एक जेपी चौक पे, तो उनको गोलियों से भून दिया गया। और वो बहुत बड़े छात्र नेता, जेएनयू के आप समझ लीजिए स्टूडेंट लीडर थे। और उनके गांव से लेकर वो जो जहाँ पे उनकी हत्या की गई थी, बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला। उनकी माँ थी, उनके पिता नहीं थे इनफैक्ट। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे आई.के. गुजराल। 1 लाख का चेक वो ऑफर करते हैं उनकी माँ को एज अ कॉम्पनसेशन, और उनकी माँ इनकार कर देती है। बोलती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो जो हत्यारा है, सब जानते हैं किस किसने मरवाया, आप उसको सजा दो। और फिर यहाँ दिल्ली में बिहार भवन है, जेएनयू के सारे छात्र आए प्रोटेस्ट करने के लिए उसकी हत्या का। तो जब बिहार भवन में वो छात्र प्रोटेस्ट करने आए तो लालू जी के साले साहब यहीं रुके हुए थे बिहार भवन में, साधु यादव उनका नाम। तो उन्होंने वहाँ पे जो गार्ड खड़े थे उनके राइफल से गोलियां चलवाई उन प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स पे। तो ऐसे भी देखिए। तो ये इतने बड़े गैंगस्टर्स फिर पकड़े कब जाते थे, एस्केलेट कब हो जाता था चीज़? कहते हैं कि जब किसी का दिन खराब चल रहा हो ना, तो अगर वो ऊँट पे भी बैठा है तो उसे कुत्ता काट लेता है। करेक्ट। तो जब दिन अच्छे चलते रहते हैं तो सब बचते रहते हैं, क्योंकि स्टेट उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है, सीएम उनके साथ है, वही सरकार बना रहा है, तो उन्हें कौन छू सकता है। लेकिन धीरे धीरे बिहार में भी, आप पूर्वांचल में भी देखेंगे, जब अवेयरनेस बहुत बढ़ने लगी, लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। जैसे एक वहाँ पे चंदा बाबू थे उसी सिवान में। चंदा बाबू की एक दुकान चलती थी सिवान के मार्केट में, और उनके 3 बेटे थे। तो शहाबुद्दीन के लोग क्या करते थे, दुकानों से हफ्ता वसूली करते थे। तो एक दिन जब उसके लोग हफ्ता वसूली करने आए उनकी दुकान पे, तो उनके बेटों से कुछ बकझक हुई, चंदा बाबू के बेटों से बकझक हुई। और बकझक में उनका एक बेटा, उसने क्या किया कि बगल की दुकान में गया और वहाँ से तेजाब लेके आया डराने के लिए। और तेजाब से लाया, डराया, और वो लोग चले गए वापस। कुछ देर बाद वो सारे लोगों के साथ आए और इन तीनों भाइयों को उठाया, इनको पकड़ के पास के खेत में ले गए, हाथ पांव बांध दिए, 2 भाइयों को तेजाब डाल के जला दिया, तीसरा भाई वहाँ से भाग गया। उसके बाद इन लोगों ने केस फाइल हुआ। चंदा बाबू जो उनके पिता थे उन्होंने केस लड़ना शुरू किया, और ये जो तीसरा भाई था चश्मदीद गवाह था। बहुत वर्षों तक ये केस चलता रहा, और जब उसकी फाइनल गवाही थी उसके जस्ट कुछ दिनों पहले उस तीसरे भाई की भी हत्या कर दी गई। अरे बाप रे। और उस भाई की शादी हुई थी जस्ट 1 हफ्ते पहले। लेकिन वो फिर केस लड़ते रहे चंदा बाबू, केस में फिर उनको जीत मिली। और फिर बहुत सारे ऐसे केसेस में, क्योंकि क्या होता है, जब आप इतने पावरफुल हो जाते हो ना, तो आपको लगता है कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप 1 क्राइम करते हो, 2 करते हो, 4 करते हो, 50। जैसे अतीक अहमद का क्या था, 150 केस चल रहे हैं उसके ऊपर। उसको लगता है कोई क्या कर लेगा, 150 तो एक और मार देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक कोई केस ऐसा बन के आ जाता है जिसको कोई बहुत स्ट्रांगली परस्यू कर लेता है, या एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आ गया, एक कोई ऐसा आदमी आ गया, उस केस को जब वो परस्यू करने लगता है, और उसके बाद परत दर परत दूसरे केस भी खुलने लगते हैं, तो फिर उनको। बट सर पुलिस वाले की जैसे इतनी होती है कि वो कर सके कुछ पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, क्योंकि हम मूवीज में देखते हैं कि ट्राई तो करते हैं बट फिर वो एंड अप होता नहीं है वैसा। जब तक उस राज्य की जो सरकार है उसका समर्थन नहीं मिलेगा तब तक नहीं कर सकते। जैसे बिहार में उसी समय, देखिए पुलिस अच्छी है खराब नहीं होती कभी भी, उसे ऑर्डर्स देने वाले अच्छे खराब होते हैं। आपने देखा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर, सेम पुलिस ऑफिसर, एक सरकार में एकदम पंगु बना बैठा है, और दूसरी सरकार में आने के साथ वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सरकार का समर्थन मिलता है। तो इसी सिवान में
इसी शहाबुद्दीन ने वहाँ के जो एसपी थे उस पर जानलेवा हमला करवाया, एसपी पे, अपनी उसमें। वहाँ के सीनियर पुलिस ऑफिसर को जब उसके घर पे रेड करने आया, उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब उनकी सरकार गई 2004 के बाद और फिर वहाँ पे जो सरकार का समर्थन मिला, तो फिर ट्रायल चले, फिर गवाही हुई, फिर केसेस हुए, फिर सज़ा हुई इनफैक्ट, और जेल गए। सर ऐसे गैंगस्टर लीडर्स की जैसे इमेज बिल्डअप हो जाती है कि ये गैंगस्टर है या फिर रॉबिन हुड इमेज आ जाती है बाहर, तो ये लोगों का तो परसेप्शन होता ही है, क्या मीडिया के भी हाथ होता है इसमें उनको थोड़ा ग्लोरीफाई करने के लिए? होता है ना। अब देखो, ये जैसे जो लोग होते हैं ये बहुत लोगों को ओबलाइज करते हैं। इन्होंने क्राइम तो किया लेकिन आपको 500 रुपये दे दिए, या आपको कभी मेडिकल की ज़रूरत थी तो मैंने आपकी मदद कर दी, आपके बच्चे को मैं स्कूल भेजना था उसमें मैंने आपकी मदद कर दी, तो आप लोग मेरे ओबलाइज हो गए। तो अब आप बोलोगे अरे यार वो क्रिमिनल तो है अपनी जगह लेकिन हमारी तो बहुत मदद करता है। इसी प्रकार से मीडिया वाले लोग भी मीडिया ही है ना, इंसान ही है, कोई दूसरी जगह से तो आए नहीं है। तो मैंने मीडिया वालों को भी 4 तरीके से ओबलाइज करके रख दिया। अब मीडिया वाला भी मुझे पता है कि इतना बड़ा बाहुबली है, तो अपनी जान पे खेल के उसके विरुद्ध में क्यों लिखूं? मतलब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या पूरी दुनिया की लिखने की? तो मैं नहीं लिखता। तो इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होगी। और मीडिया का रोल होता है उसमें, कुछ लोग तो और ओबलाइज होके और अच्छा लिखते हैं, और कुछ लोग जो थोड़े से ईमानदार होते हैं बोलते हैं मैं ना इधर का लिखूंगा ना मैं उधर का लिखूंगा, मैं कम से कम सेफ रहूंगा, अपनी जान तो बचे। बट सर ये लैक ऑफ सिक्योरिटी हमारे देश की ही कह लो, क्योंकि अगर कोई अपना जर्नलिस्ट अपने फ्रीडम मतलब अपनी सेफ्टी सोच के ढंग से लिख भी नहीं पा रहा, या बिना डर के, या पुलिस वाला बिना डर के ड्यूटी नहीं कर पा रहा, तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है क्या वो इंटरवीन नहीं कर सकती किसी राज्य में? बहुत अच्छा सवाल है। सी टेक्निकली देखेंगे तो जो लॉ एंड ऑर्डर विषय होता है, जैसे हमारे यहाँ ना सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट में, कि स्टेट क्या देखेगी और सेंटर क्या देखेगा, फेडरल सिस्टम है हमारा। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो लॉ एंड ऑर्डर का कुछ भी इशू होगा वो स्टेट ही देखेगा। सेंटर कब इंटरवीन करेगा? या तो स्टेट हेल्प मांगे, बोले कि मुझे सीआरपीएफ की एडिशनल बटालियंस चाहिए, बहुत बड़ा मेरे यहाँ इशू हो गया, तो सेंटर भेज देगी। या फिर अगर उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा ब्रेकडाउन हो जाएगा कि अब वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम उस स्टेट में जो आर्टिकल 356 होता है उसको लगाते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, जो हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, कि सेंटर अपने यहाँ वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा देता है कि अब आपसे स्टेट नहीं चलेगा। तो एकदम एक्सट्रीम है, लेकिन बीच में स्टेट की जिम्मेदारी है। तो आप बीच में भी बहुत सारे रिपोर्ट्स देखते हो कि बंगाल में ये हो रहा है वो हो रहा है, सब लोग बोलते हैं यार सेंटर कुछ क्यों नहीं कर रहा? सेंटर कुछ नहीं कर सकती। सेंटर फिर यही कर सकती है, कह सकती है कि अब स्टेट गवर्नमेंट इसको चला ही नहीं पा रही है तो उसको बर्खास्त कर देंगे, लेकिन वो एक एक्सट्रीम है। और बड़ा इंटरेस्टिंग दूसरा पॉलिटिकल कंपल्शन क्या होता है, देखिए बिहार में जब सरकार चल रही थी 1990 के दशक में, तो लालू जी की सरकार चल रही थी और उसको समर्थन था कांग्रेस का, कांग्रेस उसी गवर्नमेंट की पार्ट थी। तो ऐसे ही बिहार में ना मैसेकर्स होते थे, बहुत ज़्यादा मैसेकर्स होते थे, मतलब उसमें नरसंहार में कास्ट के आर्मीज थे अपने अपने, रात में 500 लोगों ने गांव को घेर लिया, उसके जितने मर्द थे सबको बाहर निकाले और सबको मार डाला। एक आर्मी इसके लोगों को मारेगी, वो आर्मी उसके लोगों को मारेगी, और ऐसे मैसिव जातिवाद, जाति के नाम पे।